Good morning, student. Uh, Today we study about acquired immunity in microbiology, unit 4. Okay. So previously we have studied about mechanism of innate immunity. Innate immunity क्या होता है? Innate immunity कहाँ में किस किस में देखते हैं? जिसमें 3 टाइप की immunity बताई थी मैंने, species, racial और individual. Mechanism of innate immunity में हमने skin, conjunctiva, nose, nasopharynx, respiratory, mouth, stomach और intestine और gastro genitourinary tract के बारे में हमने पढ़ा था और टिश्यू डिफेंस के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ओके. So acquired immunity. It is the immunity or resistance acquired during the lifetime of an individual. Acquired immunity may be active or passive. Acquired immunity क्या है? एक ऐसा immunity resistance है जो कि acquired किया हुआ होगा किसी भी इंडिविजुअल ने. Acquired मतलब लिया होगा बाहर के सोर्स से, जो कि लाइफ टाइम उसको साथ देगा. ठीक है. वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव. The first one is active. Active immunity is the resistance induced is an individual after effective contact with an antigen. Here, a person's own immune system actively participates in producing antibodies. It develops slowly over a period of days or weeks after a lag period. ये इसका मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन. ठीक है. एंटीबॉडीज बट परसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली फॉर ईयर्स. देखो, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी रेजिस्टेंस है किसी भी इंडिविजुअल का जिसमें जब वो एंटीजन के कांटेक्ट में आता है. तो इसमें क्या हो रहा है, किसी भी पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किस चीज में? एंटीबॉडीज को बनाने में. ठीक है. ये स्लोली स्लोली डेवलप होता है. ठीक है. और कभी ये एक हफ्ता या कुछ दिनों में ये धीरे धीरे बढ़ता है. ठीक है. और जो ये लैग फेस है, इसका लैग फेस मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब जिसमें वो एंटीबॉडीज बढ़ रही है. ठीक है. कोई एक परसिस्टेंट टाइम ड्यूरेशन में दिया गया, जैसे एक एक महीने में वो बढ़ जाएगी, तो उसमें वो अपना बढ़ रही है या फिर साल भर में बढ़ती रहेगी. ठीक है. उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. अब एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि तुमको इंजेक्शन लगाया. ठीक है. तो वो इंजेक्शन लगा तो वो क्या हो गया? एंटीजन. ठीक है. टिटनेस का इंजेक्शन लगा, वो क्या हो गया? एंटीजन. ठीक है. अब वो तुम्हारे इम्यून सिस्टम में इफेक्ट किया. इम्यून सिस्टम में उसके साथ मिलके, उसके साथ पार्टिसिपेट करके बहुत सारी एंटीबॉडीज बना ली. अब कल को तुम्हें इस लोहे की लग गई. ठीक है. मतलब साल भर बाद या बाद में कभी भी तुम 5 साल के हो, तुमको ये लोहे से लग गई, तो वहां पे क्या हो रहा है? वो जो लोहा है वो उसमें क्या होगा? टिटनेस. टिटनेस मतलब कि टिटनेस टॉक्साइड बैक्टीरिया होगा. ठीक है. टिटनेस टॉक्साइड रहेगा. तो टिटनेस टॉक्साइड क्या कर रहा है? अब यहाँ पे तुम्हारे अंदर पहले से उसकी एंटीबॉडीज है, तो अगर वो तुम्हारी बॉडी में एंटर करता है इन्फेक्शन, तो तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको मार के किल कर देगा, क्योंकि उसी का जो इंजेक्शन है, जो एंटीजन है, वो तुम्हारे अंदर डाला गया है. समझ में आया? इस तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी काम करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है एंटीजेंस के साथ. क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है. फिर आता है टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है. देखो, नेचुरल में दो चीज है, क्लिनिकल इन्फेक्शन और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन. आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन में दो टाइप होते हैं इसके, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नेचुरल की. नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है? इट इज रिक्वायर्ड आफ्टर एन इन्फेक्शन और रिकवरी फ्रॉम डिजीज
or subclinical infection after repeated exposure to small dose of affecting organism. Such immunity is usually long lasting. ये जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, ये क्या है, किसी डिजीज के टाइम पे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, डिजीज कोई इन्फेक्शन हुआ उसकी रिकवरी के टाइम पे, या फिर कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ उसको रिपीटेड एक्सपोजर ना हो, इसीलिए इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म का डोजेस। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ऐसे समझाती हूँ, बच्चा हुआ, ठीक है, उसको सर्दी खांसी जुकाम हुआ, ठीक है, जुकाम हुआ, अब हमारी बॉडी में मैंने तुमको बताया था मेमोरी सेल रहती है, ठीक है, मेमोरी सेल रहती है। मैंने अदिति तुम लोगों को बताया था कि सर्दी कैसे होती है, भेस बदल के आता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने तुम लोगों को, सर्दी के बारे में बताया था। जो सर्दी का वायरस होता है वो भेस बदल के आता है, भेस बदल के मतलब एक बार सर्दी हो गई तो हमारी बॉडी में अगर मेमोरी सेल है तो वो तो उसको पहचान जानी चाहिए, उससे तो रिएक्ट कर लड़ लेना चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए हमको, लेकिन फिर भी बार बार होती है, क्यों? क्योंकि वो उसका जो वायरस है, ठीक है, जो हम वायरल फीवर जिसको बोलते हैं, उसका जो वायरस है वो क्या करता है, अपना डीएनए रेप्लिकेट करके फिर से आ जाता है, फिर से वो इन्फेक्शन बन जाता है, तो हमारे शरीर का, हमारे इम्यून सिस्टम को उसको पहचानने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। 3 से 4 दिन लगने से जब पता चलता है तो वो उसको किल कर देता है, और किल करने के बाद हमारी सर्दी अपने आप 3 दिन बाद 4 दिन बाद ठीक हो जाती है। उसमें हमको फीवर आता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हेडेक होता है, ये सब सब चीजें होती है। समझ में आया? ये मैंने तुम लोगों को एक बार नहीं कई बार बता चुकी हूँ, पर तुम लोगों को ध्यान ही नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी यही हो रहा है कि किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल बच्चे थे तो ना, किसी भी चीज का इन्फेक्शन हुआ, राइट, इन्फेक्शन होने के बाद इन्फेक्शन हुआ, अब बॉडी ने क्या करा, मेमोरी सेल थे, तो मेमोरी सेल को क्या कर दिया हमारे अंदर, उस बॉडी मतलब हमारी मेमोरी सेल ने उसका ध्यान कर लिया कि इसको ये इन्फेक्शन हुआ था, तो ये इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट में पहले से एंटीबॉडी बना के रखी हुई है, ठीक है। अब फिर अगर इन फ्यूचर उसको दोबारा से कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज है, तो वो उसका इम्यून सिस्टम उस एंटीबॉडीज का यूज करके वो इन्फेक्शन को बाहर कर देगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। और ये नेचुरल में जो नेचुरल इम्यूनिटी में जो क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है वो इसी की वजह से ही, क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल में तुमको कोई इन्फेक्शन हुआ, उसका ट्रीटमेंट चला, अब बॉडी ने तुम्हारे उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना ली, एंटीबॉडीज बनाने के बाद वो अगली बार कभी वो इन्फेक्शन होगा तो बॉडी खुद ही मार देगी। तो ये क्या हुआ, नेचुरली उन्होंने किया, कोई इसमें हमने कुछ डाला नहीं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, ओके कहाँ थे हम, आर्टिफिशियल में, इट मे बी acquired artificially by vaccination which is preparation of live animated or killed microorganism or their antigens or active material derived from toxoids। देखो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है, ये वैक्सीन से बनती है, ठीक है, जो हम आर्टिफिशियली कहाँ डालते हैं, बॉडी में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे तुमने कोरोना तुमको नहीं हो तो इसके लिए तुमको आर्टिफिशियली क्या दिया गया, उसकी एक्टिव इम्यूनिटी तुम्हारे इसमें डाली, ठीक है। तो आर्टिफिशियल उसमें क्या आता है हमारा लाइव और किल्ड एनुएटेड वैक्सीन आती है, ठीक है, जिसमें एंटीजन एक्टिवली जो एंटीजेंस होते हैं एक्टिवली तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं टॉक्साइड फॉर्म में, ठीक है। जो टॉक्साइड फॉर्म में क्यों, क्योंकि अगर कभी इन्फेक्शन होगा तो उनके लिए जो हमारी एंटीजेंस जो बॉडी एंटीबॉडीज बनी हुई है वो उनके लिए जहर का काम करेगी। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में देखो
पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी इज रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय द रेसिपिएंट बाय ट्रांसफर द रेडीमेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्टिव एजेंट और टॉक्सिन इन अदर होस्ट. Here the recipient immune system does not play any active role. The immunity is effective immediately after transfer the antibody. No lag or no negative phase. However, the passive protection in short lasting effective for days or week. देखो passive immunity क्या है बच्चों? passive immunity है, इसमें हमने जो active immunity देखी थी ना इसके पहले, उसमें क्या हो रहा था? लैग फेज, जो एंटीबॉडीज है उसको बनने का, प्रिपेयर होने का, जनरेट होने का लैग फेज चाहिए रहता है. इसमें लैग फेज नहीं, इसमें डायरेक्ट काम करेगा. ठीक है, पैसिवली ट्रांसफर कर दिया है इसमें, मतलब जो वैक्सीन लग गई तुमको सपोज, ठीक है, तो वो पैसिवली काम कर रही है, तुम्हारी बॉडी में तुरंत एक्शन दे रही है. समझ में आया? और इम्यून सिस्टम में तुरंत एक्टिवली, मतलब तुरंत एक्ट कर रही है वो डिजीज के अगेंस्ट में. जो भी फॉरेन सब्सटेंस आया वो क्या कर रही है? तुरंत उसको किल करने का काम कर रही है. जैसे ही तुम्हारा तुमको डोज लगा, तुम्हारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में काम चालू कर दिया. ठीक है, लेकिन उसके इसके पहले वाली जो हमने इम्यूनिटी पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था एक्टिव में, कि भाई उसमें सालों सालों तक वो जनरेट होते रह रही है, मेमोरी सेल में बस जा रही है. ऐसा समझ में आया? तो इसमें टाइप्स होते हैं, 2 टाइप. इसमें होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल. देखो नेचुरल में इसमें क्या हो रहा है? इट इज द रेजिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर्स टू फीटस. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है? पैसिवली मतलब किसी और होस्ट के द्वारा वो इम्यूनिटी मिलना. समझ में आया? पैसिव का मतलब देखो एक्टिव की, फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि तुम खुद चल के जा रहे हो, यहां से यहां तक तुम गेट तक चल के जा रहे हो, दैट इज कम अंडर द एक्टिव. पैसिवली तुमको कोई और चला के ले जा रहा है. समझ में आया? तो वैसे ही इम्यूनिटी में एक्टिवली जो तुम्हारी बॉडी का खुद का रेजिस्टेंस पावर है, पैसिवली मतलब किसी और होस्ट से तुम्हारी बॉडी में काम हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचुरल है, नेचुरल में कैसे? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें क्या हो रहा है? मदर, जब हम मदर के पेट में वूम में रहते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड होते हैं अपन, है ना? अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड होते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड होने के कारण जो फीटस होता है उसको क्या मिलती है? मदर से इम्यूनिटी मिलती है. ठीक है, बच्चे को माँ से इम्यूनिटी मिलती है. कौन सी मिलती है? आईजीजी. आईजीजी इम्यूनिटी मिलती है. ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, आईजीई, आईजीए, आईजीडी, ऐसे ऐसे इम्यूनिटी होती है. तो वो फीटस जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या करता है? किसी भी इन्फेक्शन का बैरियर बन के रहता है, ताकि बच्चे को, माँ का कुछ हो रहा है तो बच्चे को ना हो. समझ में आया? तो ये इम्यूनिटी उसके अंदर डाली जाती है. तो ये नेचुरल पैसिव हो गया, ये जो नेचुरली वूम में काम कर रही है. ठीक है, आर्टिफिशियल में जो आर्टिफिशियली
कि यहाँ पे पैसिव में क्या है, इट इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। जो होस्ट है उसके इम्यून सिस्टम में वो पैसिवली मतलब किसी से लिया हुआ है और वो फिर अपने इम्यून सिस्टम में डाला गया है। ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करती है अदर एंटीबॉडीज के साथ, क्या पैसिव इम्यूनिटी, पर एक्टिव इम्यूनिटी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, वो दूसरे के साथ मिलके सेना बनाती है ना। उसके अगर उसमें आक्रमण हुआ तो वो सेना पूरी तैयार रहती है उस पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, ओके, ये कैसे होती है। सो यहाँ पे इंड्यूस बाय कांटेक्ट विद इम्यूनोजेन, जैसे वैक्सीन वगैरह कांटेक्ट करते हैं ना, तो उसके साथ पार्टिसिपेट करके एंटीबॉडीज बनाती है। इसमें ये रेडीमेड एंटीबॉडीज बनी रहती है, मतलब इसमें बनी बनाई आती है। ठीक है, और पर ये कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करती है पैसिव इम्यूनिटी, पर एक्टिव इम्यूनिटी सालों साल के लिए रहती है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स इज ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव, ये शॉर्ट लाइव्ड होती है और लेस इफेक्टिव होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल। फिर आता है यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटी डेवलप ओनली आफ्टर अ लैग फेज, और यहाँ पे लैग फेज नहीं होते, कोई नेगेटिव फेज नहीं होता। इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, उसके लैग फेज। लैग फेज क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव फेज होता है, यहाँ पे नेगेटिव फेज नहीं होता। इम्यूनिटी देखो, और हाँ, पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली विथ नो लैग फेज, इसमें इम्यूनिटी तुरंत डेवलप होती है, उसमें लैग फेज चाहिए होता है जनरेट होने के लिए। इसमें क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट, ये एप्लीकेबल नहीं होती इम्यूनो डेफिशिएंट पे, ये एप्लीकेबल होती है इम्यूनो डेफिशिएंट पे। ठीक है, एप्लीकेबल इम्यूनो डेफिशिएंट मतलब कि इम्यूनिटी पे वर्क करती है उसके साथ मिलके, पर यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो खुद ही अपना काम कर लेगी। फिर आता है इम्यूनिटी इज नॉट इनहेरिटेड। एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटी जो है वो इनहेरिटेड नहीं है। इनहेरिटेड मतलब जनरेशन से लेके नहीं आई है, लेकिन पैसिव में ये लेके आई है अपनी मदर से। ठीक है, तो ये था डिफरेंस, ये डिफरेंस याद होना चाहिए कल। ठीक है, फिर अपन आते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये याद होना चाहिए तुमको। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल क्या होता है, और नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल क्या है। तो आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन एट बर्थ पे क्या लगता है, वैक्सीन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोज। एट बर्थ पे लगता है बीसीजी। ठीक है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज। बीसीजी कहाँ लगता है, इंट्रामस्कुलर 0.5 ml डोज पे। ठीक है, फिर 6 वीक पे बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तब उसको क्या क्या लगता है, डीपीटी, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का लगता है इंट्रामस्कुलर और 0.5 ml पे। ठीक है, फिर ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन का दूसरा डोज, ओरल रूट। अब तुम ये मत सोचना कि वैक्सीन है तो ओरल रूट में कैसे, पोलियो के ड्रॉप में आती है ये, पर इसको वैक्सीन में काउंट करते हैं। ठीक है, इसके 2 ड्रॉप पिलाते हैं। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, फिर 10 वीक्स में क्या लगता है, डिप्थीरिया का सेकेंड डोज लगता है इंट्रामस्कुलर 0.5 ml में। ओपीवी का ओरल रूट 2 ड्रॉप्स,
ये हर्पिस वायरस का वैक्सीन लगता है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता है, ठीक है। एक तो 1.5 ml में लगता है और दूसरा अपना हेपेटाइटिस बी का 0.5 ml में लगता है। फिर 14th वीक मतलब 1 साल का हो गया, 1 साल 4 महीने, ठीक है। 14th वीक में लगता, सॉरी 14th वीक मतलब कि 8 महीने या 7 महीने, 8 महीने का हो गया बच्चा, ठीक है। 8 महीने, 14th वीक कितने होंगे, कितने का बच्चा होगा 14th वीक मतलब 3, हाँ 6 वीक मतलब दो 2.5 मंथ होंगे शायद, है ना। 10 वीक्स मतलब कितने महीने होंगे, वीक्स काउंट करना है, हफ्ते। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, तो 6 हफ्तों का महीना कितने का हुआ, हाँ एक और आधा 1.5 मंथ में लगता है, ठीक है। मंथ अगर देखो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इतने वीक के बच्चे को, तो तुम ये याद रखना और वहां पे मंथ का पूछ ले कि 1.5 एक 1.5 महीने का जो बच्चा है उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगेंगी, तो तुम ये याद रखना कि 6 वीक का पूछ रहा है, ठीक है। 6 हफ्तों का पूछ रहा है ये, तो 6 हफ्तों में हमने ये चीज पढ़ी थी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। 14th वीक कितने हफ्तों का और कितने महीने का होगा, 2.5 का होगा। एक महीने में 4 हो रहे हैं, दूसरे महीने में 4 हो रहे हैं, ठीक है। तीसरे महीने में 4 हो रहे हैं, और फिर फोर्थ मंथ में भी 4 हो रहे हैं, तो कितने हो गए, 4 और 4 8 और 16 हो गए, तो उसमें से 2 हफ्ते काट दो तो कितने हो गए, कौन सा महीना हुआ, 3.5 मतलब 3.5 मंथ में ये वैक्सीन लगेगी, ठीक है। और 9.12 सॉरी 9 to 12 मंथ, अब यहाँ पे 9 to 12 मंथ, 12 मंथ मतलब 1 साल का बच्चा, समझ में आया, ट्रिक समझ में आई क्वेश्चन घुमाने की, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मंथ मतलब 9 मंथ ही है, प्रॉपर 9 मंथ, 12 मंथ मतलब पूरा प्रॉपर 12 मंथ। तो क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि 1.5 मंथ का बच्चा जो है उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी, हाँ। तो तुम अब सोचो कि 1.5 में तो कोई वैक्सीन ही नहीं लगती, लगती है 6 हफ्ते की वैक्सीन 1.5 में लगेगी, राइट। तो इस तरीके से ये ट्रिकी बन जाएगा थोड़ा सा, लेकिन तुम इसको समझना, ठीक है। बूस्टर डोज का के बारे में बताया गया है आगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको सिर्फ यहाँ तक याद, कल मैं उसको समझाऊंगी। 14th वीक का बता दिया था मैंने। डिप्थीरिया का 3rd डोज लगेगा, ओरल पोलियो वैक्सीन का 3rd डोज लगेगा, हिप का मतलब हर्पिस वायरस का भी, हेपेटाइटिस बी का 2nd डोज लगेगा, ठीक है। और हिप का 2nd डोज लगेगा, इंट्रामस्कुलर दोनों। फिर 9 to 12 मंथ में मीजल्स वैक्सीन लगेगी सबक्यूटेनियसली 0.5 ml में, ठीक है। इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए आज तक का जो भी मैंने पढ़ाया। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम कल बूस्टर डोज पढ़ेंगे, और ये याद होना चाहिए एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के डिफरेंस, कल सभी को याद होने चाहिए, मैं पूछूंगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।